नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कौन कौन सी पर्यावरण से संबंधित दुर्घटनाएं हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे क्या हानियां हुई थी, कब हुई थी, ये सब पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आइए आते हैं हम लोग पहली दुर्घटना की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम का गिराया जाना। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम का गिराया जाना, जो कि पहली दुर्घटना थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1945 में। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर थे। कहाँ के थे? जापान के। तो हिरोशिमा में दोस्तों पहला बम गिरा 9 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया अमेरिका ने। उस बम का नाम याद रखेंगे दोस्तों, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। उस बम का नाम था लिटिल बॉय, जो कि हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिरा था। दूसरा बम 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया। 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया, जो कि नाम था फैट मैन। कि क्या नाम था उस बम का? फैट मैन। ये अमेरिका द्वारा बनाए गए बम थे, परमाणु बम थे। पहला का नाम लिटिल बॉय था, जो कि 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिरा था 1945 को, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरा फैट मैन। कौन सा? फैट मैन। तो दोनों जापान के शहर हैं दोस्तों। कहाँ के? जापान के शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। दोस्तों, नागासाकी मतलब 9 अगस्त। 9 से ना मतलब 9, ना मतलब नागासाकी। इससे याद रख सकते हैं दोस्तों। नाग हमारा कैसा होता है? फैट होता है, मोटा होता है, फैट। तो फैट मैन वहाँ पर गिरा था, इससे याद रख सकते हैं दोस्तों। बाकी वो लिटिल बॉय में तो हिरोशिमा और 6 अगस्त तो याद रखेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इससे अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों। तो इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति तो हम लोग सब लोग जानते हैं। भोपाल कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में है। और एमपी कहाँ का? एमपी की राजधानी है दोस्तों। क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अब समय की बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 2 या 3 दिसंबर 1984 को। कब दोस्तों? 1984, 2 या 3 दिसंबर। इसमें से 3 महत्वपूर्ण है दोस्तों, 3 याद रखेंगे। 3 दिसंबर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, 3 ऑप्शन में आएगा। तो 3 दिसंबर 1984। 2 या 3 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अगर 2 है तो 2 को भी टिक लगा सकते हैं दोस्तों, अगर 3 नहीं है तो। वैसे 3 ज़्यादातर आएगा। तो 3 दिसंबर 1984। इसकी संबंधित कंपनी का नाम याद रखें दोस्तों। तो वहाँ पे संबंधित कंपनी का नाम अक्सर पूछते हैं, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित कंपनी का नाम। तो कौन सी कंपनी है? यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, यूएसए। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड जो है यूएसए की कंपनी है, जो भोपाल में थी संबंधित कंपनी उससे। तो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड यूएसए की कंपनी है, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड वो संबंधित कंपनी थी। अब आते हैं दोस्तों, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें कौन सी गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड या एमआईसी गैस, या मिक गैस भी कहा जाता है इसको। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों। विशेष की बात करते हैं तो इसमें मरने वालों की संख्या, यानी मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 20,000। 20,000 लोग इस गैस त्रासदी में मर गए थे दोस्तों। तो आइए आगे आते हैं अगले परमाणु दुर्घटना की ओर। तो है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। कौन सी दोस्तों? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। इसकी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों। चेरनोबिल कहाँ पे है? तो ये परमाणु दुर्घटना कहाँ पे हुई थी? तो यह पूर्व सोवियत संघ, पूर्व में सोवियत संघ रूस कहा जाता था इसको, और वर्तमान में अब ये यूक्रेन है। वर्तमान में यूक्रेन है। पूर्व में ये सोवियत संघ रूस में थी, अब ये वर्तमान में यूक्रेन में है चेरनोबिल। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ पे हुई थी? यूक्रेन में। वर्तमान के हिसाब से यूक्रेन में हुई थी दोस्तों। और इसके समय की बात करते हैं कि यह परमाणु दुर्घटना किस समय हुई थी? तो यह हुई थी 26 अप्रैल 1986 में। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। इसकी विशेष की बात करते हैं दोस्तों, यह बहुत बड़ी दुर्घटना थी। इसके विशेष की बात करते हैं तो यह है परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। कहाँ पे? परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था, जिससे आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन का खतरा हो गया था। आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन का खतरा हो गया था दोस्तों। रेडिएशन होने से आदमी में भी, मतलब व्यक्तियों में, मनुष्यों में विकलांगता जैसे गुण आ जाते हैं दोस्तों। कई सारे
रोगों की उत्पत्ति हो जाती है दोस्तों मनुष्यों में। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। इसके विशेष की बात करते हैं तो मरने वालों की संख्या लगभग 100 थी दोस्तों। मरने वालों की संख्या तो 100 ही थी, लेकिन रेडिएशन से अनेक खतरे और भी उत्पन्न हुए थे, इसलिए इसको बहुत बड़ी दुर्घटना माना जाता है दोस्तों। तो क्या हुआ था इसमें, परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था, जिससे आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन का खतरा हो गया था। किसका, रेडिएशन का खतरा हो गया था। मरने वालों की संख्या 100 है। और कहाँ पे था ये, वर्तमान में यूक्रेन में है। और पूर्व की बात करें तो इसकी स्थिति थी पूर्व में सोवियत संघ रूस में, समय 1986, 26 अप्रैल। याद रखेंगे इतना दोस्तों। चेरनोबिल, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब आती है हम लोगों की विश्वव्यापी सुनामी। विश्वव्यापी सुनामी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये कब हुई थी, इसका समय है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। विश्वव्यापी सुनामी 26 दिसंबर 2004। इससे प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो है इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका और भारत। इससे प्रभावित क्षेत्र थे इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव, श्रीलंका और भारत। ये प्रभावित क्षेत्र थे दोस्तों, प्रभावित देश थे हमारे विश्वव्यापी सुनामी के, जो 2004 26 दिसंबर को आई हुई थी। अब हम लोग सुनामी की बात करते हैं। तो सुनामी ये शब्द है जो, ये जापानी शब्द है दोस्तों। कौन सा शब्द है, जापानी शब्द है। हम लोगों ने हिंदी विषय में पढ़ रखा है कि ये जापानी शब्द है सुनामी। इसका शुद्ध अर्थ की बात करते हैं, सुनामी का शुद्ध अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। सुनामी का शुद्ध अर्थ है पोताश्रय लहरें। क्या, पोताश्रय लहरें सुनामी का शुद्ध अर्थ होता है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना की ओर। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना, ये परमाणु दुर्घटना ये भी थी। तो इसकी स्थिति की बात करते हैं तो यह जापान में है। फुकुशिमा कहाँ पे है, जापान में है। और इसका समय की बात करते हैं तो फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, 11 मार्च 2011 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना हुई थी। इतना याद रखेंगे दोस्तों, 11 मार्च 2011, और जापान में है ये परमाणु दुर्घटना हुई थी। फुकुशिमा जापान में है। अब आते हैं दोस्तों, एक और दुर्घटना है 3 मील द्वीप परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना, यानी 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट कहा जाता है दोस्तों। ये यूएसए में है। 3 माइल द्वीप जो है हमारा, 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट जो हुआ, जो स्थिति की बात करते हैं तो यह हमारा यूएसए के पेंसिल्वानिया में है। 3 माइल आइसलैंड कहाँ पे है, पेंसिल्वानिया यूएसए में है। इतना याद रखेंगे। अब आते हैं इसके समय की बात करते हैं तो 3 माइल द्वीप परमाणु दुर्घटना जो हुई थी वो हमारी 28 मार्च 1979 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 28 मार्च 1979 को हुई थी। इसका समय याद रखेंगे दोस्तों, 28 मार्च 1979 को हुई थी। कारण इसका क्या था, रिएक्टर में खराबी आ गई थी दोस्तों। 2 रिएक्टर लगे थे उसमें, जिसमें से एक रिएक्टर में खराबी आ गई थी दोस्तों। और उस रिएक्टर को उन्होंने नीचे गाड़ दिया था कंक्रीट में, लेकिन उससे भी अनेक रोगों की उत्पत्ति हो गई थी दोस्तों। उससे रेडिएशन निकले थे, जिससे कि अनेक लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों की उत्पत्ति हो गई थी दोस्तों। वैसे इसके विशेष की बात करते हैं तो इसके विशेष में है, इस दुर्घटना में जान की कोई हानि नहीं हुई थी दोस्तों। इस दुर्घटना में जान की कोई हानि हुई थी, मतलब कि लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उसके रेडिएशन से आगे वाली पीढ़ियों में अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना उनको करना पड़ा दोस्तों। अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हुई। और एक बात इस दुर्घटना की बता दें दोस्तों कि इस दुर्घटना में, जब ये दुर्घटना हुई 28 मार्च 1979 को, तो इस दुर्घटना में रिएक्टर जब खराब हो गया उसको दबा दिया गया। और इस दुर्घटना के अंतर्गत लगभग 23,000 लोग वहाँ पर अंदर दबे हुए थे, मतलब अंदर थे, निकल नहीं पाए थे। तो उनको 9 अप्रैल 1979 को, मतलब लगभग 12 दिन बाद, उनको 23,000 लोगों को बाहर निकाला गया दोस्तों, और उनको सुरक्षित रखा गया बाहर। फिर भी उन लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियों की उत्पत्ति हो गई। तो ये हुई हमारी 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट, यानी 3 मील द्वीप समूह या द्वीप परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना। इस तरह से हमारी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दुर्घटनाएं समाप्त होती हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग अब मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए दोस्तों, और लाइक में क्लिक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सरकारी शिक्षक बनना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो का लाभ उठा सकें दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले टॉपिक में दोस्तों, नए अंदाज में। जय हिंद।